Maitreya, can you hear us? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। मैत्रेय, आप हिंदी माध्यम में इंटरव्यू करेंगे? सर हिंदी माध्यम। हेलो। यस सर, हिंदी माध्यम से सर। ओके। 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 मैत्रेय, यू बिलोंग टू मध्य प्रदेश, यस सर। सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। यस सर। ओके। एंड यू पास्ड आउट योर बीएससी इन 2020। यस सर। उसके बाद आप कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, तो आपकी स्टेट के बारे में पूछते हैं। यस सर। मध्य प्रदेश स्टेट जो है, एक कुछ साल पहले बीमारू स्टेट्स की गिनती में आती थी। यस सर। बीमारू का नाम सुना होगा आपने। तो मध्य प्रदेश का शुमार भी उन राज्यों में होता था। लेकिन पिछले एक दशक या उससे पहले से मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। और अभी मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी बेहतर है वो समय से लेके उनके लिए। आपके विचार में क्या कारण है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश इतनी तरक्की कर पाया है? सर इसके पीछे कारण पहला तो कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना है। पिछले 7-8 साल से लगातार मध्य प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है उसमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ज्यादातर जनसंख्या जो कृषि से संबंधित है उनकी आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है सर। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी मध्य प्रदेश में। कुछ मेजर शहर थे वहीं तक इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित था। पर बहुत इसमें बढ़ोतरी की गई है और आज पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र हर भाग में कनेक्टिविटी बढ़ी जिससे उद्योग वहां पे लगे हैं। और सर पूर्वी भाग में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनसे संबंधित जो पीएम वन धन विकास केंद्र योजना हो गई और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेवलपमेंट हो गया सर। इसने उनके डेवलपमेंट में भूमिका निभाई है, तो जिसकी वजह से वो बीमारों से अब बाहर आने की श्रेणी में पहुंच गया है सर। अ, पिछले कुछ एक दो वर्ष से या उससे भी ज्यादा समय से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक विवाद रहा है। यस उस विवाद के बारे में आप कुछ जानकारी हमें दे सकते हैं और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सर, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को लेके रहा था जिसमें इधर एग्जीक्यूटिव की तरफ से या एक वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया कि पार्लियामेंट की सॉवरेंटी होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन मानता है और किसी भी कानून को रद्द करने की वो क्षमता रखता है। इसके अलावा सर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेके उनके बीच में कुछ इशू रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम में नियुक्तियों को लेके जो एग्जीक्यूटिव उसको होल्ड कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ आपत्ति जताई थी सर। नहीं, तो एग्जीक्यूटिव की क्या आपत्ति रही है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर? सर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर एक तो कॉलेजियम सिस्टम पे समय समय पे ये कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स की अब जरूरत है। सरकार ने प्रयास भी किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, तो अब उसमें कुछ रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1-2 बार से तो नहीं हुआ, उसके पहले जिन जजों की नियुक्ति के लिए रिकमेंड करती थी तो एग्जीक्यूटिव उसको काफी देर तक होल्ड कर रही थी जिससे एक टसल की स्थिति बनी थी सर। आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाना चाहिए? तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर हमको संवैधानिक नैतिकता की रक्षा भी करनी है तो पर उसमें ट्रांसपेरेंसी का एक एलिमेंट भी होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का विचार खराब नहीं था, पर उसमें जो जुडिशरी है उसको एक तरीके से कास्टिंग वोट मिलना चाहिए, खासकर सीजेआई को, पर एग्जीक्यूटिव की भूमिका को भी शामिल करना चाहिए अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में सर। अच्छा। आ, हमारे देश में अ, कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में समय समय पर अब कई कम्युनिटीज द्वारा रिजर्वेशन की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में भी कुछ लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, उससे पहले हरियाणा में कुछ लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, उसके बाद में राजस्थान में कुछ लोग रिजर्वेशन की मांग करते हैं।
तो आपके हिसाब से जो ये रिजर्वेशन के लिए मांग उठ रही है, ये जायज है, होना चाहिए, या बहुत समय हो गया आजादी को, 75 साल हो गए, अब नौकरियों में और दूसरी जगह पर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? तो जो अभी हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है कास्ट बेस्ड, मैं मानता हूँ उसमें अगर कुछ रिफॉर्म हो सकता है तो वो सब कैटेगराइजेशन का हो सकता है, जो सरकार ने पहल भी की है। पर जो ये लगातार बहुत सारी कम्युनिटीज मांग करती हैं अलग अलग जगह पे, कई जगह देखा गया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है। और ज्यादातर उन उन जगहों पे देखने को मिला है जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम रहा है सर। तो इसका लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही होगा, ताकि ऐसे आंदोलन नहीं हो। और जेन्युइन अगर मांगे हैं उसके लिए कमेटी बनाई जा सकती है उनके स्टेटस को देखने के लिए। और ईडब्ल्यूएस में हम आर्थिक आधार पर 10% का रिजर्वेशन रखे हैं, तो जो सच में डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे सकते हैं सर। पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो बनाया गया है उसमें इन्हें शामिल करना ठीक नहीं रहेगा। कि एक अदानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक जजमेंट दिया है रिसेंटली। तो आपको उस जजमेंट के बारे में कुछ जानकारी है? तो सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी कि इस केस की जांच के लिए एसआईटी नियुक्त की जाए और उससे जांच कराई जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पे भरोसा जताया है और कहा है कि सेबी एक मतलब एक्सपर्टाइज वाला इंस्टीट्यूशन है, तो उसका ये डोमेन है और वो जांच करेगा। हमें उसकी जांच पे भरोसा है और उन्होंने 3 मंथ का समय दिया है सर कि इतने में सेबी जांच कंप्लीट करे। सेबी जांच, तो सेबी की कुछ जांच कंप्लीट हुई है या अभी सेबी की जांच बची है? सर अभी जारी है सेबी की जांच इस मामले में। तो कितने मुद्दे थे जिस पे सेबी जांच कर रही थी? कुछ आपने पढ़ा है ठीक से? सर मैं कुछ मुद्दे जानता हूँ, पूरे नहीं। जैसे आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो बाहर से इन्वेस्टमेंट अपनी फर्जी कंपनियों से कराया, और इसके बाद जो इन्वेस्टर उस इन्वेस्ट किए हुए थे अडानी ग्रुप में, उनके हितों को ठेस पहुंचाई गई, उनको गलत तरीके से वैल्यूएशन दिखा के और इन्वेस्ट कराया गया सर। इन्हीं कुछ मुद्दों की जांच की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस का नाम आपने सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस को लेकर आजकल काफी चर्चा है और उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है कि यूनाइटेड नेशन जिस कारणों से बनाया गया था, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाया। तो इसलिए या तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर चेंजेस होने चाहिए, और या यूनाइटेड नेशंस की जगह कोई नई इंस्टीट्यूशन बननी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, इसके बारे में क्या बताएंगे? तो चेंजेस भी होने चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन लगभग पिछले 80 साल से काम कर रहा है। इतना इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर किया गया और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बने हैं, तो एक साथ उसे हटा के नया बनाना अच्छा कदम नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना था सर, तो उसमें से एक सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव आज दिख रहा है कि डेंजर में है, क्योंकि वो सिक्योरिटी नहीं फुलफिल कर पा रहा। और दूसरी चीज सर, उस पे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीते हुए देश थे उन्हीं का एक जो दबदबा होके रह गया है, तो उसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट बाध्यकारी बनाया जा सकता है, खासकर जिससे पीस एस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि जो वॉर रेजिंग नेशंस होते हैं वो उसके मैंडेट को मान नहीं रहे हैं। तो उसमें ये सुधार करे जाने की जरूरत है सर, पर एक नया इंस्टीट्यूशन अभी नहीं बनाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का जो एक मुख्य मुद्दा था शांति बनाए रखना, और उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट, जो दूसरे तरह का काम करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आप किसी दो का नाम बताइए। सर एक यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशन सोशल से रिलेटेड जो काउंसिल हो गई। और सर इसके अलावा एक यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और जो पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित चीजों को देखता है सर। एक तो आपने यूनेस्को बना बता दिया कि एक उसका विंग है, कोई दूसरे एक और विंग का नाम बताइए। सो सर वहाँ यूनाइटेड नेशन का विंग सर, तो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है सर, और इसके अलावा इकोसोक है सर। ओके, तो इंटरनेशनल आजकल खबर में है, वहां कुछ हो रहा है? तो सर साउथ अफ्रीका ने केस किया है वहां पे इसराइल के ऊपर कि वो जीनोसाइड कर रहा है गाजा के ऊपर। तो उसके सिलसिले में सुनवाई हो रही थी सर। ठीक है।
अरे अब डॉक्टर विजय कुमार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा सुनो, भोपाल में एक निवेशक सम्मेलन हो रहा है और आप मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो कौन सी चार चीजें निवेशकों से बताएंगे कि उनका मन बन जाए कि वो वहां पे निवेश करें? चार चीजें। तो पहली चीज जो होगी वो होगी कि जो मध्य प्रदेश की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उनको लेबर अवेलेबल रहेगा, साथ ही स्किल्ड, अगर हम उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं तो स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल होगी सर। दूसरी चीज, पावर की अवेलेबिलिटी मध्य प्रदेश में 24/7 है, साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी एमपी 35% जो इलेक्ट्रिसिटी है रिन्यूएबल से जनरेट कर रहा है। तो पावर अवेलेबिलिटी है सर। तीसरी चीज सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश में, जो नेशनल हाईवेज और हर जगह कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज बनाए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी गुजर रहा है सर यहाँ से। और चौथी चीज, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली, जैसे इन्वेस्ट पोर्टल बनाया गया है सर सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए, और जो प्रमोशन से संबंधित स्कीम्स हैं, इनको बता के सर मैं उनको प्रमोट करूंगा कि एमपी में इन्वेस्ट करें सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि चौथा पॉइंट एक नंबर पे बोलना चाहिए था? यस सर, ये हो सकता है, पर अगर मैं इसको पहले पे बोलूंगा सर। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, आपने सब कैटेगराइजेशन की बात की थी जब रिजर्वेशन डिस्कस हो रहा था, आरक्षण। तो आपको क्या लगता है कि सब कैटेगराइजेशन से क्या फायदा होगा? सर, जो आरक्षण का मेन पर्पज था वो ये था कि जो हिस्टोरिकली और सोशली जो वंचित वर्ग रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको लाभ दिया जा सके। और आरक्षण में ये देखा गया है कि कुछ ही वर्ग हैं, उन उन जातियों या वर्गों से भी कुछ ही, मतलब कुछ परसेंट लोग ही लाभ पाते हैं और उन्हीं में ये लाभ रह जाता है। और जो अन्य वर्ग है वो अभी भी वंचित है। तो सब कैटेगराइजेशन से सर हम और टारगेटेड रूप से जो ज्यादा पिछड़े छूट गए हैं उन पर्टिकुलर जातियों और वर्गों के अंदर, उनको हम लाभ देकर उनको, जो उन आरक्षण का मूल उद्देश्य था सर, उसको पूरा कर सकेंगे और उनको ऊपर ला सकेंगे सर। आपके हिसाब से इंडिया में कहीं हुआ है ये जो कि कामयाब हुआ हो? सर आइडिया नहीं, बिहार में कास्ट सर्वे किया गया, पर सब कैटेगराइजेशन का आइडिया नहीं है सर। कास्ट सर्वे का असली पर्पस क्या है, उससे लाभ क्या है और नुकसान क्या है? सर कास्ट सर्वे का भी यही पर्पज माना जा रहा है कि अलग अलग जातियों की अगर संख्या पता चल जाएगी और फिर उनके अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देख के और उनके लिए टारगेटेड रूप से हम वेलफेयर स्कीम चला सकेंगे सर, ताकि उनका हम डेवलपमेंट कर सकें। वो पॉसिबल है क्या, संभव है किसी भी सेटअप में? सर राज्य स्तर पे जैसे बिहार ने किया, अभी बिहार के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अगर बिहार का मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो हम इसे बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास डाटा उपलब्ध होगा कम्युनिटीज के बारे में, और वेलफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वो। तो अगर बिहार का मॉडल सक्सेसफुल रहता है सर, तो हम इसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते मान लो कास्ट सर्वे में पता चला कि एक पर्टिकुलर जाति की जनसंख्या 5% है, तो उससे क्या पता चलेगा, मतलब क्या करोगे? आप सपोज चीफ सेक्रेटरी हो, आप क्या करोगे? हैं। तो केवल कास्ट सर्वे में केवल जाति की जनसंख्या नहीं, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जियोग्राफिकल रीजन के रूप में भी कोई अगर कास्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो समुदाय हैं वो पीछे छूट गए, उनका एक ओवर और हॉलिस्टिक आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए कि वो किस किस क्षेत्र में पीछे छूट रहे हैं। तब हम उनके संबंधित अलग अलग योजनाएं बनाकर उनको डेवलप करवा सकते हैं सर। अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न। महिला विकास की जब बात होती है तो मध्य प्रदेश का नाम सामने आता है। जी सर। क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में? सर महिला विकास, एक तो महिला विकास में सर अभी सरकार ने 33% आरक्षण दिया है, जो लागू किया है, पर मतलब एकदम महिला विकास के संदर्भ में मध्य प्रदेश का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस सेंस में बात की जा रही है सर। महिला विकास क्या होता है, आपको मालूम है? सर मतलब जो लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ, उसको समाप्त करना, और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से जितने भी अवसर हैं उनकी समानता उनको प्रोवाइड करना सर। किस 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 क्षेत्र में? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। हाँ, कौन कौन से हैं? नाम बताओ एक दो। महिला सामाजिक में विकास की क्या क्या योजनाओं आएगा, आर्थिक में क्या क्या आएगा?
तो सामाजिक में तो जो जैसे दहेज की प्रथा हो गई सर, इसको खत्म करना। उनको जो जैसे हम देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, महिलाओं के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स है सर, क्राइम हो रहे हैं या बाल विवाह कर दिए जाते हैं, इसको दूर करना सर। राजनीतिक में उनको जो रिप्रेजेंटेशन है उनका बढ़ाना, लेजिस्लेचर के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सर। इकोनॉमिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज उनको जॉब के लिए प्रोवाइड करना और उनकी सिक्योरिटी, ताकि वो प्रमोट भी हों, और स्किल उनकी बढ़ाना सर। ये कुछ चीजें होंगी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। Maitre, you have a wonderful name. So who's Maitre? What does it mean? सर बुद्धिज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि जो फ्यूचर बुद्ध होंगे उनका नाम मैत्रेय होगा सर। Okay. So as he come, future Buddha, the concept of future Buddha would have been given long back. मतलब काफी टाइम पहले ये बात हुई होगी कि मैत्रेय आएंगे, तो आ नहीं चुके सर होंगे। सर माना जाता है कि जब जो बुद्ध थे उनकी शिक्षाएं जब खत्म होने लगेंगी, उसके बाद मैत्रेय आएंगे, ताकि फिर से जो है तो लोगों को सही दिशा दिखा सके। Can you name the other Buddhas? The others, right? As well. मैत्रेय से पहले कौन कौन आ चुके हैं? सॉरी सर, नहीं अमिताभ, तो right? Okay, name a female Buddha. मैम सॉरी सर, मैं गेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक बुद्धिज्म से संबंधित नाम सुना है, पर मुझे श्योर नहीं है कि वो मैं मतलब बुद्ध के बारे में है या उनकी कोई देवी के बारे में सर। Okay, right. What do you know about the Vajrayana system of Buddhism? सर वज्रयान काफी बाद में पॉपुलर हुआ इंडिया के अंदर, खास हम्म, करके ईस्टर्न रीजन में। हम्म, और ऐसा माना जाता है कि इसमें तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें ज्यादा की जाती हैं सर। उनके मतलब बुद्ध को माना जाता है, पूजा की जाती है, पर तांत्रिक गतिविधियां भी इसके अंदर की जाती हैं सर। okay. And if you compare it with the other schools, सर जो सबसे हीनयान और महायान दो सर स्कूल हैं, तो हीनयान ऐसा माना जाता है जो एकदम जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी रिजिडली उनको फॉलो करते हैं, हम्म, कि हमको उनके सिद्धांत माने और हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जबकि महायान में थोड़े से इजी नियम, फ्लेक्सिबल नियम बनाए गए सर, कि वो दान भी ले सकते हैं, और इसके अलावा उनको मोक्ष की प्राप्ति खुद नहीं करनी है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है सर, कि हम दूसरों की मोक्ष की प्राप्ति में मदद करेंगे। जबकि वज्रयान भी एकदम रिजिडली नियम फॉलो नहीं करते सर, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट है, ताकि उसमें तंत्र मंत्र जो है उसको इनसे अलग करता है सर। ओके। सवाल ये है कि बुद्धिज्म इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है अब, लेकिन अगर यस आप सर। दूसरे देशों में देखें तो बुद्धिज्म काफी स्ट्रांगली अभी भी है। इसके क्या रीजन है? सर जब हिस्टोरिकली इंडिया में बुद्धिज्म डेवलप्ड हुआ, तो यहाँ से बाहर भी गया, और फिर चीन से कई सारे यात्री आए जिनके माध्यम से ये उन जगहों पे फैला। पर इंडिया के अंदर क्या हुआ सर, कि जो ब्राह्मण रिलीजन था उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। जैसे कि उन्होंने भी गौ हत्या को बैन किया, और स्त्रियों और शूद्रों को जो अधिकार नहीं दिए गए थे उनको अधिकार, धर्म आए जो ऐसा माना गया कि डिलूट कर रहे थे जो बुद्ध की पॉलिसीज थी। और फिर इसके बाद कई सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने भी टारगेट किया बुद्धिज्म को। जैसे कि जो अशोक का वृक्ष था उसको भी कटवा दिया था एक बिहार के रूलर ने सर, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है मुझे। ठीक है। तो इसकी मैत्रेय, वजह से अगर आप अगला सवाल, मैत्रेय आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं? अभी एक रिसेंटली नयनतारा की मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर में, और वो नेटफ्लिक्स पे आई, राइट? और उसको अभी वीएचपी वालों ने विरोध करके उसको हटवा दिया है। ठीक है, आपको क्या पता है क्या रीजन थे इसके पीछे? ये सर अन्नपूर्णी मूवी की बात हो रही है। मैंने मूवी नहीं देखी सर, पर उस जो कंट्रोवर्सी वो मैंने सुनी, उसमें ये कहा गया कि जो रामायण है, राम के बारे में कुछ उसमें ऐसी चीजें बताई गई कि वो मांसाहारी थे और अदर हम्म, चीजें, और उसमें हिंदू जो वुमेन थी वो नमाज परफॉर्म कर रही थी और अदर चीजें, जिसकी वजह से मतलब ऑब्जेक्शंस लिए गए और फिर इसको हटा दिया गया सर। ठीक है। बट राम मांसाहारी थे नहीं थे ये किसको पता है? सर अभी किसी को पता नहीं है, पर अगर इससे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं मांसाहारी बोलने से, तो अगर क्लियर नहीं पता है तो फिर क्यों ही हम्म। बोला जाए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं है तो
जरूरत नहीं है इस बारे में बात करने की। वाल्मीकि रामायण में कुछ लिखा है इस बारे में, सुंदरकांड पाठ में? सॉरी सर, इसके बारे में तो आइडिया नहीं। ओके। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में क्या डिफरेंस है, हिंदी लिटरेचर? यस सर। हम्म। सर, एक डिफरेंस तो वाल्मीकि रामायण में पूरी मतलब राम की कहानी बताई गई है और सारी चीजें, पर जो मैं एक डिफरेंस मुझे पता है कि उसमें एक प्रसंग बताया गया था कि राम ने एक शंभू का वध किया था। तो कैसा माना जाता है कि वो शूद्र कम्युनिटी से थे और मतलब वो तपस्या कर रहे थे, जबकि तुलसीदास ने वो पोर्शन हटा दिया, हम्म। क्योंकि उसकी क्या एक राम की छवि शूद्रों के विरोधी जा रही थी। इसके अलावा सर, तुलसीदास ने एक राम राज्य का आगे बढ़ के दिया, हम्म। कि मतलब राम राज्य जब स्थापित हो जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। सर यही दो चीजें मुझे काफी। ठीक है। अब भावना योग, तो भावनाएं तो बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, तो ये भावना योग के बारे में कुछ बताइए। सर इसमें ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारे मन में भावनाएं आती हैं, हम्म। तो निगेटिव भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, तो हम रेगुलेट करें, कम से कम इतना प्रयास करें कि हम पॉजिटिव भावनाएं ज्यादा ला पाएं, ताकि हम पॉजिटिवली काम कर सकते हैं और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें सर। तो हम्म। रेगुलेट करने का एक प्रयास किया जाता है इसमें अपनी भावनाओं को। मैत्रेय, आजकल एक बात चल रही थी कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, सुना आपने ये? टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में काफी बात की गई है, तो क्या भावना योग टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसी इंकरेज तो नहीं कर रही है? सर मैंने टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में नहीं सुना। नहीं सुना? अगर आप एक्सप्लेन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप क्रिकेट भी देखते हैं, आप कैप्टन भी थे क्रिकेट में, ठीक है ना? तो क्रिकेट में आपका, आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल की वजह से हमारी इंटरनेशनल टीम हार रही है? सर ऐसा नहीं है, क्योंकि आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते, 13 में हमने चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी जीती, तीन हम्म। बार हम फाइनल खेल रहे हैं, लगातार नॉकआउट मैच रहे हैं सर। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स तो इम्प्रूव ही हुए हैं आईपीएल की वजह से। हम्म। और साथ ही आईपीएल में हमारा अपॉर्चुनिटीज भी दी है कि जो बहुत लोकल लेवल के प्लेयर्स हैं वो भी आ सके। हम्म। लीग्स लीग उसकी वजह से बढ़ी है, तो इन उसमें मनी भी बढ़ी है क्रिकेट के अंदर। तो सर मैं नहीं मानता कि आईपीएल से जो हमारी टीम के हारने का कोई रिलेशन है सर। ओके। विमेन आईपीएल के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो मैं इसे पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखता हूँ, क्योंकि जैसे आईपीएल और क्रिकेट बहुत प्रमोट हुआ है, ग्लोबल लेवल पे लीग शुरू हुई हैं, पर वुमेन क्रिकेट कहीं पीछे छूटा जा रहा था। खासकर बीसीसीआई जैसी जो रिचेस्ट बोर्ड है, वो अगर इसे प्रमोट नहीं कर रहा था, तो हम्म। अगर वो वुमेन प्रीमियर लीग शुरू कर रहा है। कितनी टीम है विमेन आईपीएल में, आपने देखा है विमेन आईपीएल? कितनी टीम है उसमें? सर 5 या 6 सर, सॉरी मैं भूल गया, मैंने नहीं पहला सीजन देखिए, देखा और तो मैत्रेय आप नहीं देखते विमेन आईपीएल? मैंने देखा सर। मैं अभी भी वुमेन जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, मैंने देखी। अब चूंकि उस सीरीज को 1 साल हो गए, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीम्स भूल गए सर। आपको इंस्पायर अवार्ड मिला था रिसर्च के लिए, है ना? राइट, इंस्पायर स्कॉलरशिप। ठीक है। मैत्रेय, रिसर्च में इंडिया में हम नोबेल प्राइज लॉरिएट क्यों नहीं कर पाते? सर इसके कई सारे कारण हैं। जैसे पहला तो रिसर्च डेवलपमेंट का जो हमारे यहाँ इको सिस्टम है सर, हम्म। वो उतना अच्छा नहीं है। उसमें जैसे गवर्नमेंट फंडिंग अभी भी जीडीपी के 1% से भी मैत्रेय, कम है। नहीं, सीवी रमन किस सदी में लिया था उन्होंने नोबेल प्राइज? 20th सेंचुरी में सर। राइट, और तब तो इतनी इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। सर तो उस समय क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम यहाँ पे था, और हम्म। आईएएस जैसे संस्थान थे, और ऐसा अभी भी नहीं है सर। अगर एक दो नाम देखेंगे तो अभी भी तो मतलब है, पर आजकल क्या है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के कारण वो बाहर चले जाते हैं सर। पर हम्म। आजादी के बाद हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कमजोर था, तो हमें उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा, इसलिए सर रिसर्च डेवलपमेंट वाला फील्ड छूट गया था। पर अब उसको कोप अप करने का प्रयास किया जा रहा है सर। मैम। हेलो मैत्रेय। मैत्रेय, अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बुलाया जाता है, और मध्य प्रदेश ने कंसिस्टेंटली टाइगर की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेंटेन करने का जो एक प्रयास है उसको कंटिन्यू रख पाए हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण है कि मध्य प्रदेश इतनी सफलता हासिल कर पाया है एज फार एज टाइगर पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड? कौन से ऐसे कदम है जो कि उन्होंने डिफरेंटली अपनाए हैं जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाया?
मैम सबसे जो बिगेस्ट एडवांटेज है एमपी के पास, उस 31% जो उसका लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया है मैम। तो वहाँ पे हम टाइगर रिजर्व्स और साथ ही उससे संबंधित कॉरिडोर बनाए गए हैं। और मैम जो लोकल पॉपुलेशन है, जैसे एमपी में ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम देखने को मिलता है मैम। तो उन्होंने अच्छा अडॉप्ट किया है सर, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज है मैम, वो काफी स्तर पर बनाई गई हैं और अच्छे से कार्य भी कर रही हैं। तो जो लोकल और गवर्नमेंट की प्लानिंग दोनों मिल के मैम इस क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट अच्छे देखने को मिले मैम। एक कारण ये भी कहा जाता है कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे विलेजेस को रीलोकेट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि जो इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो आदिवासीज हैं, क्या ये उनके जो कुछ राइट्स हैं उनके खिलाफ है? मैम वाइल्ड लाइफ तो प्रोटेक्शन भी जरूरी है, पर उनके राइट्स का भी। और सरकार ने जैसे एक तो कूनो पालपुर के संबंध में मैम आया था कि रिलोकेट किया गया है, पर उनको रिहेबिलिटेशन ठीक से करा दिया गया था मैम। तो अगर उसका ठीक से एनालिसिस कर लिया जाए कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, हम बहुत लोगों के अधिकार और इकोनॉमिक राइट्स तो नहीं प्रभावित कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, तो अगर एनालिसिस के बाद ऐसा किया जाता है मैम, तो दोनों चीजों में बैलेंस करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में अब जहां पे हमने बोला कि देखिए टाइगर्स की अगर बात हो रही है तो पहले रैंक पे है मध्य प्रदेश। वहीं पे अगर हम एनसीआरबी की भी रिपोर्ट देखें तो आदिवासी के ऊपर जो ब्रुटैलिटीज हैं, वहां पे भी मध्य प्रदेश ने अपने आप को कायम किया हुआ है। और हाल फिलहाल में बहुत सारे आदिवासी संगठन हैं जो कि मोर्चों पे भी बैठे हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, पहली चीज तो ये जो एक डेप्रिवेशन है जो कि ट्राइब्स फेस कर रहे हैं, जो कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्यों वो फील फील कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ऐसे कौन से कदम लेने चाहिए ताकि वो इनकी जो एक नाखुशी है गवर्नमेंट से उसको ये कम कर पाए? मैम अगर पहले मैं कारण देखूं तो इसके दो मेजर कारण हैं, एक सोशल है और एक इंस्टीट्यूशनल है। सोशल लेवल पे मैम जहाँ भी ट्राइब्स हैं, वो वहाँ पे अभी भी कास्ट का प्रेवलेंस ज्यादा देखने को मिलता है मैम, और इसके कारण उनको डिप्राइव किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और दूसरी चीज मैम, जैसे पूर्वी क्षेत्र में या साउथ ईस्टर्न क्षेत्र में, साउथ वेस्टर्न क्षेत्र में सॉरी मैम, ट्राइब ज्यादा है, जहाँ पे हमको कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वहां पे मतलब अभी भी अच्छे से रोड्स नहीं है। इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन होने चाहिए, जितनी मात्रा में पुलिस की संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है मैम। तो इससे उनकी जो शिकायतें हैं उनमें सुनवाई में भी कम हो रही, मतलब देरी हो रही थी मैम। इसके कारण भेदभाव ज्यादा था। पर अभी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैम पूर्वी क्षेत्र में भी काफी सारी रोड्स बनाई गई। एक एग्जांपल में, जैसे मेरा जो जिला है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज्यादा है मैम, तो वहाँ पे भी मोहनिया टनल का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने ही किया था। इसके अलावा पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाई गई है और ऑल वुमेन। आदिवासी कहते हैं कि हम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब क्या करें इसके बारे में? मैम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर जो प्रोविजन बताए गए हैं, एक तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की रक्षा के लिए मैम उनको रोका जा सकता है, ये प्रोविजन है मैम। तो अगर ट्राइबल्स को समस्या है तो सरकार को यही करना चाहिए कि जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं ये उनका प्रॉपर सर्वे के बाद ही वहां पे रोके जाएं। इसके अलावा जो ग्राम सभा के राइट्स हैं मैम वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और जनजाति गौरव दिवस पे अभी सरकार ने मैम पेसा एक्ट को भी पिछले साल नोटिफाई किया था, ताकि उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया जा सके। तो एफर्ट्स किए गए मैम, पर और सुधार अभी किए जाना जरूरी है। अच्छा, अच्छा, चलिए, अब आपने मेंशन किया कि प्राइम मिनिस्टर भी आए थे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, तो इसी के रिलेटेड मैं आपको तीन शब्द जो है बोल रही हूँ, आपने बस मुझे बताना है कि इनका मतलब क्या है, क्यों ये इतने जरूरी है। ठीक है, ये है बायगा, भारिया और सहारिया। मैम ये तीनों ही जो सरकार की कैटेगरी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में है मैम। मतलब जो ट्राइब्स में भी ज्यादा पीछे छूट गए हैं कुछ कैटेगरीज में, उनको मतलब उनसे संबंधित है ये मैम। ठीक है, थैंक यू मित्र। आपका फॉर्मल इंटरव्यू कब है? 7 फरवरी को सर। 7 फरवरी को, तो कुछ दिन बाकी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने सही से उत्तर दिया, आपका ज्ञान भी ठीक है, लेकिन इसको और आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
जी सर। एक तो आपको आवश्यकता है कि आपके पास अब थोड़े दिन का समय बचा, आज 15 हो गया, तो मतलब करीब एक 3 हफ्ते आपके पास लगभग बचे हैं। तो 3 हफ्तों में जो करंट अफेयर्स है, जो आपके आसपास हिंदुस्तान में, भारत के अंदर और भारत के बाहर जो घटनाएं हो रही हैं, उस पे आप पूरा ध्यान दीजिए और अखबार में पूरी तरह से पढ़िए, और जरूरत हो तो छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। विशेष करके जो घटनाएं आपके इंटरव्यू के बिल्कुल समीप दिनों में घटेंगी, उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ दिनों में आए हैं, उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। और जहां तक आपकी स्टेट का सवाल है, जैसे मैडम ने भी आपसे पूछा, वहाँ के जो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरीज हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेंचुरीज हैं वहाँ पे। और उनके बारे में आपको, वहाँ चीते रखने का भी एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ चीतों का देहांत हो गया, वो नहीं जी पाए, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत पॉलिसी थी, तो उसके बारे में सब पढ़िए। और ये आप रहेंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हिंदी लिटरेचर के बारे में जो करंट ट्रेंड है, जो अभी चल रहा है, उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड के अंदर कोई ऐसे मेंबर हुए जो हिंदी लिटरेचर के विद्वान है, तो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछे उसमें। मिस्टर विजय कुमार। हाँ। मैत्री, आई होप आई एम ऑडिबल। मैत्री। यस सर। हाँ, देखो, दो तीन चीजें। एक तो महिला विकास के बारे में थोड़ा पढ़ लो, जी सर। क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि आपका बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है। थोड़ा पढ़ लो। और आपके जो विचार हैं सब कैटेगराइजेशन के और महिला विकास के, अगर दोनों का संगम किया जाए, तो कल आप ये बोलोगे कि भाई गोरी महिलाओं को ये दो, जो गोरी नहीं है उनको ये दो, ये जो ब्राह्मण महिलाएं हैं उनको वो ये दो, जो शूद्र महिलाएं हैं उनको ये दो। तो ये जरा थोड़ा विश्लेषण कर लो अपने दिमाग में, ताकि आप जवाब ठीक तरह से दे पाओ। दूसरी बात है कि शब्द जो हैं वो जरा चुन के बोलो, सोच समझ के। आपने दो जगह बहुत गलत शब्द बोले। एक तो बोला ब्राह्मण रिलीजन, जबकि ब्राह्मण रिलीजन नहीं है, ब्राह्मण एक कास्ट है। दूसरी जगह बोला आपने, जब फॉरेस्ट की बात हो रही थी, दूसरी जगह बोला आपने ट्राइब्स में जो डिफरेंट कास्ट है। ट्राइब्स में कोई कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके ट्राइबल सब ग्रुप्स होते हैं, कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये बहुत वो है ना, महत्वपूर्ण शब्द है किसी भी इंटरव्यू में। तो जरा पहले 5 सेकंड लो, प्रश्न सुनने के बाद दिमाग में सोचो और फिर सही शब्द बोलो, ठीक है। और तीसरा, मेरे को लगता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लिटरली फेस्टिवल होता है इंडिया में, वहां पे हिंदी को कितनी मान्यता दी जाती है। यस सर। ओके, और कम दी जाती है तो क्यों दी जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। बाकी तो बता ही दिया चेयरमैन साहब ने मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 रीजन से। नंबर 1, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। नंबर 2, हाईएस्ट ट्राइबल। नंबर 3, सेंटर ऑफ इंडिया, बट स्टिल फिर भी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट सोशल डेवलपमेंट में वो एक वीकनेस है। तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। Right? Okay, just move, because your name is so unique, right? So we have to prepare इसके बारे में सवाल, ठीक है ना? एंड जैसे टाइप्स कौन से बुद्ध बुद्ध हैं, उनका वो ऑब्वियसली आंसर आप आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट?
देन ऑब्वियसली अ लिटिल बिट ऑन कि बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको हो सकता है बात चली जाए इंटरव्यू में। दिस इज वन एरिया ऑब्वियसली जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हो भी जाएगा, मुश्किल से 1 दिन लगेगा इसको करने में, ठीक है ना, ये वाला एरिया करने में। कंपैरिजन कि बुद्धिज्म से हमने क्या क्या सीखा, ठीक है ना, राइट राइट, कैसे असिमिलेट हुआ है बुद्धिज्म, इतना नॉट नॉट दैट डिफिकल्ट, उसको फ्रेम कर लीजिएगा आंसर को, तो दैट्स फाइन। बॉलीवुड मूवीज में ऑब्वियसली हिंदी लिटरेचर का इम्पैक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन सी जैसे गाइड है, ऑब्वियसली गाइड मूवी वाज मेड ऑन अ नॉवल, राइट, ठीक है ना, तो वो हो सकता है बिकॉज हिंदी लिटरेचर से आप उस बारे में बात नहीं हुई। लेकिन भावना योगा ठीक है, उसको काफी इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट किया जा सकता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी। क्रिकेट में हम थोड़ा सा फैक्चुअली प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज वो जैसे विमेन्स क्रिकेट वाला जो हमें हमने किया, राइट, तो वहां पे थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको आइडिया हो, 2-3 टीम के नाम बोल देते आपको पता थे तो आप कर सकते थे, यस। राइट। अच्छा, रिसर्च वाले पार्ट में थोड़ा सा आप फ्रैंक ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है ना, कि लैक ऑफ इंकरेजमेंट कैसे है टुवर्ड्स रिसर्च, सो सोसाइटल कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना, जैसे कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी इतनी इंकरेज नहीं कर रही है जितना होना चाहिए, राइट, सो वो उसमें आप इवन हिंदी साहित्य जोड़ सकते हैं। हो सकता है आपने कोई नॉवल भी पढ़ा हो इस बारे में कि एक साइंटिस्ट को कैसे प्रस्तुति कैसी की गई है एक साइंटिस्ट की इन लिटरेचर, तो ऐसे रिलेट करके आप आंसर देंगे तो थोड़ा सा रिच हो जाएगा। अदरवाइज कोई वो नहीं है, आई वुड से दैट मैत्रेय हम प्रिपेयर करें तो हम वी कैन डू रियली वेल, तो नॉट अ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, राइट। बट ये हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और उनके प्रॉपर दोबारा आंसर बना लीजिए, राइट। ओके सर। आइए। मैत्रेय, अगेन इंटरव्यू पास में आ गया है, मोर और लेस आपने पढ़ा हुआ है, तो वही अपनी सराउंडिंग के बारे में कुछ जो हाल फिलहाल में मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में बस जो आपके आंसर है ना उनको बेटर स्ट्रक्चर कर लीजिए, कि जो मेन पॉइंट है, जो प्रायोरिटी का जो मेन क्रक्स है जो कि आप बताना चाहते हैं वो सिग्निफाई हो जाए। कई बार वो थोड़े से पॉइंट्स लंबे खिंच जा रहे हैं जिसके कारण जो मेन एस्पेक्ट ऑफ द आंसर है वो मिस आउट हो जाता है, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तैयार किया हुआ है, तो उस पर ही फोकस करें, प्रैक्टिस करते रहे, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। थैंक यू। मैत्रेय, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। कुछ नहीं पूछना है ना? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, यू विल डू वेल। कुछ पूछना था मैत्रेय आपको? सर एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे मेरे सवाल नहीं पूछा गया, तो मैं वो फिफ्थ सेमेस्टर मैथ से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो और उसको मैंने अच्छे से ऐसा प्रिपेयर भी नहीं किया हुआ है, तो उसको कितना करना चाहिए? नहीं, आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का जो मेन मुद्दे हैं या मेन चीजें हैं, क्योंकि आपका जो इलेक्टिव्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, ठीक है, तीनों के जो मेन है, और स्पेशली उसका कोई एप्लीकेशन है, मतलब जैसे मैथ्स को हम एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, किन जगह पे हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए। फिजिक्स आजकल इसरो ने काफी तरक्की की है, काफी सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, हमारा मून मिशन है, उसके बाद में आदित्य L1 को लॉन्च किया है, तो उस हो सकता है उसके ऊपर कुछ सवाल पूछ लिया जाए। और इसी तरह से जो इंडिया में है कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को हम कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ लाने के लिए, क्यों नहीं आ पा रही है इंडस्ट्री, उसके ऊपर आप कुछ पढ़ लो, तो आपके जो विषय हैं वो उससे कुछ मिलते जुलते सवाल हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपके सब्जेक्ट के बेसिक फंडामेंटल्स आपको मालूम होने चाहिए, और उसका जो करंट एप्लीकेशन है आपके सब्जेक्ट्स का उसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। अगर उतना आप तैयार कर लेंगे तो मेरे हिसाब से वो काफी रहेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।